नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 8वां है, खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशीय गति विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी कि जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, उसके अनुसार जो आपका न्यू सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का, और उसके अनुसार जो आपका चैप्टर 8वां है खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशीय गति विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो यह है कि यंत्र शास्त्र एवं यांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जो यंत्र शास्त्र है और यांत्रिक सिद्धांत, ये आखिर क्या है इसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला है यंत्र शास्त्र। तो क्रीड़ा के कौशलों को विकसित करने के लिए मानव के शरीर की अनुकूलता परम आवश्यक है। ठीक है, देखो क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, खेल। इसके कौशलों को विकसित करने के लिए जो मानव की शरीर की जो अनुकूलता है, यानी कि जो मानव है वो खेलों के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो मनुष्य है उसको खेल के बारे में ज्ञान ही ना हो तो वो किस प्रकार से अपना जो प्रदर्शन है वो अच्छा कर पाएगा। ठीक है, तो मनुष्य के लिए जो खेल है उसका ज्ञान आवश्यक है ताकि वो अपना जो क्रीड़ा यानी खेल के कौशल को अच्छे से विकसित कर सके। मानव शरीर भी इंजन से चलने वाली मशीन के समान ही है। आपने सुना होगा कि रेलगाड़ी, बस, ट्रक, जितने भी जो वाहन है हमारे, वो किसे चलते हैं, उसमें इंजन होता है। ठीक है, तो मानव शरीर भी एक इंजन के समान ही, मतलब जो इंजन से चलने वाला जो वाहन होता है उसके समान ही क्या है, मानव शरीर। यदि मानव के शरीर की क्रिया सही ढंग से होती रही तो शारीरिक अनुकूलता भी सही ढंग से हो जाती है। ठीक है, आप समझो, मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, यदि आप उस गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस करवाओगे तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। यदि आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मनुष्य का शरीर भी है। तो जो मनुष्य का शरीर है उसमें भी क्या कहते हैं, जो मनुष्य है उसका ध्यान रखना आवश्यक है। अगर यदि मनुष्य खुद अपना ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा। अब बीमार पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसके ध्यान न रखने के कारण जो मनुष्य वो बीमार पड़ रहा है। तो इसीलिए कहा गया कि जो मनुष्य है वो भी एक मशीन की तरह है। ठीक है, मनुष्य को मशीन की तरह यहाँ पे कहा गया। तो देखो, मशीन तथा मानव के शरीर में काफी मात्रा में अंतर पाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य और मशीन दोनों समान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ ना कुछ अंतर दोनों में पाया जाता है। मशीन तथा मानव क्रिया में एक जैसे ही सिद्धांतों को उपयोग में लाया जाता है। कम से कम ईंधन खर्च करके मशीन से अधिक खर्च से अधिक तथा सुविधाजनक कार्य करवाना प्रमुख है। ठीक है, यानी कम से कम खर्च में और कम से कम जो ईंधन खर्च है उसमें जो अधिक से अधिक जो सुविधाजनक जो कार्य उसको कराना महत्वपूर्ण है। उसी तरह क्रीड़ा के कौशलों में स्पर्धा में भाग लेना अथवा स्पर्धा जीतने के लिए कम से कम ऊर्जा खर्च कर अधिक से अधिक लाभ उठाना या सफलता प्राप्त करना, यह यंत्र शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। यानी जो यंत्र शास्त्र है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कम से कम हमारे जो संसाधन उसको खर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर सकें। ठीक है, यानी कि हमारी खर्च कम हो लेकिन हमारा जो लाभ है वो बहुत ही अधिक हो। देखो, यांत्रिक सिद्धांत वह विज्ञान है, यांत्रिक सिद्धांत का वह विज्ञान है जिसके द्वारा मानव शरीर की आंतरिक तथा बाह्य ताकतों को क्रिया करते हुए जांच करना तथा इन ताकतों की क्रियाओं के ऊपर उनका कौन सा प्रभाव पड़ता है इसको अनुसंधान करता है। ठीक है, अधिक शिक्षा के क्षेत्र में यांत्रिक सिद्धांत, देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप समझ नहीं पा रहे होगे जितना मैंने आपको बताया तो आप देखो ऐसे समझो। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे, मेरे को पता है कि आप यांत्रिक सिद्धांत, यंत्र शास्त्र में आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो देखो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इजी वे में। देखो, यंत्र का मतलब आप पहले समझो। यंत्र का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान जो यंत्र जिसे हम मनुष्य प्रयोग करता है। आपका जो वाहन हो गया, आपकी कोई भी वाहन वगैरह है, सभी हमारे यंत्र में आते हैं। ठीक है, आपको मैं थोड़ा यंत्र के बारे में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये सब हमारे यंत्र में आते हैं। अब देखो इन्हीं सब, देखो इस चैप्टर में क्या है कि जो मनुष्य का शरीर, देखो आप एक बार चैप्टर का नाम देखो, एक बार आप चैप्टर का नाम देख लो तब आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। देखो, खेलों में,
क्योंकि आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन में हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, खेल के बारे में और शरीर के बारे में, ठीक है। क्योंकि नाम ही है फिजिकल एजुकेशन, मतलब शारीरिक के बारे में ज्ञान हमें होता है, खेलों के बारे में ज्ञान होता है। पूरा जो खेल से जुड़ा हुआ अध्ययन है, शरीर से जुड़ा हुआ अध्ययन हम किस में करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में करते हैं। तो अब नाम पहले देखो, खेलों में जैव यांत्रिकी और पेशी गति विज्ञान के मूलभूत तत्व। हमारा खेल के अंदर जैव यांत्रिकी, देखो जैव, अब इसको समझो, जैव यानी जीव, यांत्रिक यानी यंत्र। यानी कि इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मनुष्य है उसको एक यंत्र के समान बताया गया है। यानी जो हमारा मनुष्य का शरीर है, जो हमारा मनुष्य है उसको किसके समान बताया गया, यंत्र के समान बताया गया। और पेशी गति विज्ञान, जो हमारा पेशी गति विज्ञान, ठीक है, इसके मूलभूत तत्व। पूरा चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं आपको भी आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यदि आप चैप्टर का नाम समझ जाओगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो आप बेसिकली इस जो वीडियो है, पूरा चैप्टर है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला पढ़ेंगे हम जैव यांत्रिकी के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे पेशी गति विज्ञान के बारे में, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना एक तरह से कह सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हो ये जो मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन आप मैंने आपको नाम बता दिया तो आपको समझ में आ गया हुआ। क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हम यंत्रों के बारे में। ये देखो बताया था पहला, हम पहला पढ़ेंगे जैव यांत्रिकी के बारे में। देखो पहला हम क्या पढ़ने वाले, जैव यांत्रिकी के बारे में, और दूसरा पेशी गति विज्ञान के बारे में, ठीक है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको चैप्टर समझ में आए। हमने यहाँ पे समझ लिया यंत्र शास्त्र का मतलब, ठीक है। यानी मनुष्य का शरीर भी एक यंत्र है और जो मनुष्य का शरीर है वो भी यंत्र की तरह कार्य करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो भिन्नता है वो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते जो यंत्र है और जो मनुष्य है दोनों एक समान, ये नहीं कह सकते। मतलब कुछ कुछ जो गुण होते हैं वो यंत्र और मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि एक जीव जो है, नाम ही है जीव यांत्रिकी, यानी जीव का यंत्र के रूप में अध्ययन करना ही जीव यांत्रिकी कहलाता है, ठीक है। तो देखो यांत्रिक सिद्धांत वह विज्ञान है जिसके द्वारा मानव शरीर की आंतरिक तथा बाह्य ताकतों को क्रिया करते हुए जांच करना तथा इन ताकतों क्रियाओं के ऊपर कौन सा प्रभाव पड़ता है का अनुसंधान करता है। अधिक शिक्षा के क्षेत्र में यांत्रिक सिद्धांत का क्षेत्र बहुत ही सीमित है तथा यह कौशलों के विश्लेषण तक ही सीमित है, ठीक है। यानी जो हमारा यांत्रिक सिद्धांत का विज्ञान है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मानव शरीर की जो आंतरिक तथा बाह्य ताकतों को क्रिया करते हुए जांच करना तथा इन ताकतों की क्रियाओं के ऊपर उनका कौन सा प्रभाव पड़ता है इसको अनुसंधान करते हैं, ठीक है। उसको देखते हैं कि भाई मनुष्य के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। अधिक शिक्षा के क्षेत्र में यांत्रिक सिद्धांत का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अधिक शिक्षा जो है हमारा, उसके क्षेत्र में जो हमारा यांत्रिक सिद्धांत है उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित है। यह कौशलों के विश्लेषण तक ही सीमित है, ठीक है। देखो मैं आपको इतना गहराई से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि आपको समझाना, आपको रटवाना नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले चैप्टर का नाम बताया और मैं आपको धीरे धीरे पूरा चैप्टर समझा दूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरी प्लीज आखिर तक देखें। देखो यांत्रिक सिद्धांत का ज्ञान, यानी जो हमारा यांत्रिक सिद्धांत है इसका ज्ञान क्या है, इसका महत्व क्या है। देखो आज के युग में लगभग सभी व्यक्ति क्रीड़ा की तकनीकों में रुचि रखते हैं। क्रीड़ा का मतलब मैं आपको बाहर बता रहा हूँ। देखो क्रीड़ा का मतलब क्या होता है, खेल। क्या होता है हमारा, खेल। तो देखो आजकल के जो मनुष्य है वो सभी खेलों में रुचि रखते हैं तथा निम्न व्यक्तियों के लिए इसका ज्ञान भी रखना भी अति आवश्यक है तथा जो हमारे जितने व्यक्ति हैं उनके लिए इस खेल का ज्ञान रखना भी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि देखो खेल मनुष्य खेलेगा तो अपना विकास कर सकेगा और विकास कर सकेगा तो मनुष्य में स्वस्थ रहेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं यांत्रिक सिद्धांत, ठीक है। देखो यांत्रिक सिद्धांत का ज्ञान सभी शारीरिक शिक्षकों के लिए आवश्यक है। यानी जो हमारे यांत्रिक सिद्धांत है इसका जो ज्ञान है वो सभी शारीरिक शिक्षकों के लिए आवश्यक है। शारीरिक शिक्षक को क्रियाओं को करवाते समय यांत्रिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक शिक्षक की तकनीकों को सिखाने व प्रशिक्षण की प्रक्रियाओं को प्रशिक्षण में कार्यान्वित करने के लिए यांत्रिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। आप यहाँ पे समझो कि जो यांत्रिक सिद्धांत है उसकी आवश्यकता पड़ती है किसको, शारीरिक शिक्षक। जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो भाई वो देख के पढ़ाएंगे ना, मतलब जो लिखा हुआ वही पढ़ाएंगे, सिद्धांत ही जो पढ़ाएंगे, तो उनको आवश्यकता पड़ती है। देखो शारीरिक शिक्षा को क्रियाओं करवाते समय यांत्रिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक शिक्षक की तकनीकों को सिखाने तथा प्रशिक्षण को की प्रक्रिया को प्रशिक्षण निर्मित करने के लिए यांत्रिक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि देखो मान लो एक आपका फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं ए व्यक्ति नाम के, यदि आपको आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, उनको कोई मान लो गेम करवाना है,
तो वही यंत्र के माध्यम से पूरा मतलब अच्छे से विश्लेषण करके आपको गेम कराएंगे ना, जो भी यंत्र का यांत्रिक जो सिद्धांत है उसको देखते हुए सभी चीजें हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या समझा, पहले आपने समझ लिया कि यांत्रिक सिद्धांत का ज्ञान सभी शारीरिक शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ठीक है, शारीरिक शिक्षक को क्रियाओं को करवाते समय यांत्रिक सिद्धांत का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपको समझते हुए चला, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यांत्रिक सिद्धांत का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो आपको याद रखना है शारीरिक शिक्षकों के लिए आवश्यक है। और आपने यहाँ पे क्या सीखा कि शारीरिक शिक्षक की तकनीक को सिखाने तथा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रशिक्षण में कार्यान्वित करने के लिए यांत्रिक सिद्धांत का बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपने यहाँ पे ये समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षक को शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ा डीप बताता हूँ गहराई से, क्योंकि देखो आप अगर रटोगे तो रटते रह जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। यदि आप समझोगे तो पूरा समझ जाओगे। देखो शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, इसका अर्थ आप समझो। पहला अर्थ क्या होता है, तो देखो विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वी प्लस ज्ञान, यानी किसी के बारे में ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान इकट्ठा करना हमारा विज्ञान कहलाता है। देखो शरीर क्रिया विज्ञान, आप नाम पढ़ो शरीर क्रिया विज्ञान, यानी जो हमारे शरीर है उसकी जितनी भी समस्त क्रियाएं होती है उनका अध्ययन करना, यानी आपको आप ये कह सकते हो कि शरीर की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करना ही शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। देखो मैं आपको थोड़ा गहराई से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, जो शब्द है उनका मीनिंग समझ में आए, उनका क्या अर्थ है वो समझ में आए, ताकि आपको रटना न पड़े, आपके दिमाग में हर चीज फिट रहे, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से पेपर दे सको। और दूसरा हमारा शरीर रचना विज्ञान। देखो आपने क्या पढ़ा, विज्ञान का मतलब अध्ययन करना। अब शरीर की जो रचना हुई है उसका अध्ययन करना कि शरीर की रचना कैसी है, शरीर का रंग कैसा है, रूप कैसा है, वो सब चीजों का अध्ययन करना हमारा आता है शरीर रचना विज्ञान में। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तथा शरीर संबंधी अन्य जानकारियां विद्यार्थियों तथा खिलाड़ियों को देनी पड़ती है। आप जो हमारा शरीर है उसकी संबंधी जो अन्य जानकारियां विद्यार्थियों खिलाड़ी को देनी पड़ती है। आप ही समझो कि हम जानकारी नहीं देंगे, जब हम जानकारी देंगे तो जो विद्यार्थी है, जो खिलाड़ी है, वो उस जानकारी के अनुरूप यदि उनमें कोई कमी है, कोई गलती कर रहे हैं वो, तो अपनी गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, और शारीरिक शिक्षक इन सभी जानकारियों को तब तक दे सकता है जब वह उसे स्वयं आंतरिक सिद्धांतों का ज्ञान होगा। अब मान लो किसी टीचर को ज्ञान ही नहीं है आंतरिक सिद्धांत के बारे में, तो वो कैसे आपको ज्ञान बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। देखो हमारा जो पहला पॉइंट है ये क्या है, देखो इस विज्ञान की मदद से खिलाड़ियों के शरीर को मजबूत, सुंदर व प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि देखो मैंने आपको इससे पहले बताया, जो शिक्षक है शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, जो खिलाड़ी हैं उसके शरीर को मजबूत व सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं, जिससे कि वह अपने खेल से संबंधित कौशलों को आसानी व प्रभावशाली ढंग से कर सके। ठीक है, देखो ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ना, तो इन सब का मतलब एक ही होता है कि आप मीनिंग समझो। आपने मीनिंग समझ लिया शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान का, तो आप इसके पॉइंट आराम से बना सकते हो। मतलब ये जो विज्ञान है इसका महत्व क्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि शारीरिक शिक्षकों व कोचों को आधारभूत गामक कौशलों का ज्ञान इस विज्ञान से होता है। ठीक है, ये जो विज्ञान है हमारे शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान, इससे ही जो हमारे शारीरिक शिक्षक है और कोच जो उनको मूलभूत जो गामक कौशलों उसका ज्ञान होता है, जिसकी मदद से वह अपने व्यवसाय में नई नई विधियों का व तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, इस विज्ञान द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए अभ्यासों का चयन तथा मूल्यांकन किया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, इस विज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक ढांचे में सुधार लाना है, जिससे खिलाड़ी शारीरिक रूप से गतिविधि में सफल रूप से भाग लेने के लिए अपने शरीर का प्रभावपूर्ण रूप के प्रयोग कर सके। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, गति विज्ञान की सहायता से खेल के उपकरणों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है। अब जो गति विज्ञान है हमारा, जो हमारा, अब देखो आप गति विज्ञान के बारे में आपको देखो थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो विज्ञान का मतलब आपने समझ चुके हैं कि अध्ययन करना, किसी भी चीज का आप अध्ययन करोगे तो विज्ञान, यानी वी प्लस ज्ञान। वी मतलब उस चीज के बारे में, ज्ञान मतलब उस चीज, किसी भी वस्तु, किसी भी धातु के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो हमारा विज्ञान कहलाता है। अब गति विज्ञान यानी गति के बारे में जानना। अब अगर शब्द का मतलब समझ जाओगे तो आपको आसान होगा। ठीक है, क्योंकि इस विज्ञान की मदद से उपकरण सुरक्षा की दृष्टि को देखकर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब गति विज्ञान जो होता है इसकी मदद से क्या करते हैं हम, जो उपकरण है हमारे, जो इक्विपमेंट्स आते हैं खिलाड़ियों के लिए, उसकी सुरक्षा की दृष्टि को देख के बनाते हैं। ठीक है, जो यानी जो खिलाड़ी है उनकी जो सुरक्षा की दृष्टि है उसको देख करके बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा शरीर क्रिया विज्ञान है और जो हमारा शरीर रचना विज्ञान का क्या महत्व है। ठीक है, यहाँ पे आपने चौथा पॉइंट समझा कि इस विज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक ढांचे में सुधार लाना। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मनुष्य के शारीरिक ढांचे में सुधार लाना है, जिससे खिलाड़ी शारीरिक गतिविधियों में सफल रूप से भाग लेने के लिए अपने शरीर का प्रभावपूर्ण रूप से प्रयोग कर सके। ठीक है।
अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक आता हुआ है जैव यांत्रिकी विज्ञान का शारीरिक शिक्षा एवं खेल में महत्व। आप देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, जैव यांत्रिकी। देखो मैं आपको हेडिंग जो है ना वो समझाते चल रहा हूँ, इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप अगर हेडिंग समझ जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझ पाओगे। ठीक है, तो देखो जैव, जैव का मतलब क्या होता है, जीव। जीव कौन होता है, वे सभी जीव, मतलब वे सभी प्राणी जो जीवित है, जो सांस ले रहे हैं, जीव जंतु मनुष्य जो भी है जो सांस ले रहे हैं, वो हमारे जीव जैव में आता है। जैव यांत्रिकी यानी जीवों का एक यंत्र के रूप में अध्ययन करना ही जैव यांत्रिकी कहलाता है। जैव यांत्रिकी विज्ञान और का शारीरिक शिक्षा, जो हमारा शारीरिक शिक्षा है एवं खेल में क्या महत्व है। ठीक है, तो आप देखो इसको थोड़ा आसान भाषा में समझो। यानी कि जो मनुष्य का जो शरीर है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव यांत्रिकी कहलाता है। अब इसका जो शारीरिक शिक्षा है, हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है और जो हमारा खेल है, इसमें क्या महत्व है आप इस अंदाजा लगाओ। एरिया आपको शरीर के बारे में ज्ञान होगा, आपको हर चीज के बारे में ज्ञान होगा, तो आपको क्या क्या फायदा होगा। आप अच्छे से जी पाओगे, अच्छे से खा पाओगे, अच्छे से पहन पाओगे, अच्छे से आप समझ पाओगे कि हाँ आपके लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है। ठीक है, तो आप सब चीज़ समझ सकते हो। तो उसका महत्व आपने, ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, बाकी इसका क्या आंसर होता है वो आपको देखते हैं। ठीक है, तो देखो जैव यांत्रिकी विज्ञान का स्पष्ट ज्ञान शारीरिक शिक्षक, प्रशिक्षक, खेल क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो जैव यांत्रिकी का विज्ञान है उसका स्पष्ट ज्ञान जो शारीरिक शिक्षक होते हैं हमारे, और प्रशिक्षक यानी जो कोच वगैरह होते हैं जो हमारे ट्रेनिंग देते हैं, उनके खेल क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी जो उनके खेल क्षेत्र से जो जुड़े वैज्ञानिक है उनके लिए आवश्यक है। इसके अभाव में खिलाड़ी अपने वांछित लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएगा। यदि खिलाड़ी को जैव यांत्रिकी के बारे में पता नहीं होगा तो वो कैसे पहुंच सकता है, आप ही अंदाजा लगाओ। जिसके परिणाम स्वरूप एक और जहां खेल के प्रदर्शन में सुधार नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ियों को गंभीर चोट लगने की प्रबल संभावना भी बनी रहती है। देखो चोट लगने की संभावना कब पड़ती है, जब हमें उस चीज के बारे में पूरा ज्ञान ना हो। यदि मनुष्य को ज्ञान रहेगा, खिलाड़ी को ज्ञान रहेगा, तो वो पहले ही सचेत रहेगा ताकि उसको चोट वगैरह ना लगे। देखो इस विज्ञान की कार्य व आवश्यकता निम्नलिखित है। अब जो हमारे जैव यांत्रिकी विज्ञान है इसके कार्य क्या है, उसकी आवश्यकता है कि वो समझते हैं। ठीक है, आप ये देखो, आप पूरा चैप्टर समझते हो चलो, क्योंकि एग्जाम में आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको समझते हो चलोगे तो आप बिल्कुल इजी से पेपर कर पाओगे। तो देखो इस विज्ञान की कार्य और आवश्यकता है, यानी कि जो हमारा जैव यांत्रिकी विज्ञान है इसके क्या क्या कार्य हैं और इसकी क्या क्या आवश्यकता है वो हम समझते हैं। तो पहला जो हमारा कार्य आवश्यकता वो है शरीर ढांचे को समझने के लिए। ठीक है, जैव यांत्रिकी का ज्ञान खेल क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस कारण आवश्यक है क्योंकि विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए विभिन्न प्रकार की शरीर रचना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या समझा, ये हमारा जो जैव यांत्रिकी का ज्ञान है वो खेल क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका आवश्यक है। देखो खेल क्षेत्र से जुड़े इसके लिए जो हमारा प्रत्येक व्यक्ति है, यानी जो हमारा जैव यांत्रिकी विज्ञान है उसका जो खेल क्षेत्र से जुड़े जितने व्यक्ति हैं उनको इसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए वही विभिन्न प्रकार की शारीरिक रचना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखो प्रशिक्षक खिलाड़ी के रूप की, देखो प्रशिक्षक जो हमारा प्रशिक्षक खिलाड़ी के शरीर की स्थिति को देखकर बता सकता है कि वह किस खेल के लिए उपयुक्त है। आप ही समझो, आप एक एग्जाम्पल समझो, मान लो एक ए नाम के कोच है और उसके पास 10 स्टूडेंट्स या 10 खिलाड़ी हैं, तो वो शकल देख के या फिर जो उनका जो शारीरिक रूप है वो देख के बता सकता है कि ये जो बच्चा है वो कौन से खेल के लायक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। देखो जैव यांत्रिकी का ज्ञान उस उपयुक्त को सार्थकता प्रदान करता है जिससे खिलाड़ियों के लिए अथवा प्रशिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। अगला हमारा है गामक क्रियाओं को समझने में, जो भी हमारे गामक क्रिया होती है उसको समझने में भी आवश्यकता होती है। खेलों में शारीरिक शिक्षक एवं प्रशिक्षक की अत्यधिक जिम्मेदारी होती है। देखो जो हमारे खेल होते हैं उसमें शारीरिक शिक्षक एवं प्रशिक्षक की अत्यधिक जिम्मेदारी होती है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है वह किसी न किसी प्रकार से गामक क्रियाओं से संबंधित होती है। ये गामक क्रियाएं बल प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है जिसके फलस्वरूप प्रदर्शन उच्च होता है और जैव यांत्रिकी हमें इस स्थिति को समझने में सहायता देती है। ठीक है, सहायक होती है, हमारी जो स्थिति है उसको समझने में सहायक होती है। ठीक है, यानी जैव यांत्रिकी के द्वारा हम पूरे शरीर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि कौन सी गामक कौशल किस खेल अथवा इवेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है, हम पूरा किसी में पढ़ते हैं, जैव यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं।
अगला जो हमारा जो महत्व वो क्या है, देखो गामा कौशलों का विश्लेषण। हम गामा कौशलों का विश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है। जैव यांत्रिकी गामा कौशलों का विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गामा कौशलों को परिदर्शित करते समय कौन कौन सा यांत्रिक नियम लगता है उसका विश्लेषण करता है। यानी जो गामा कौशल है उसको प्रदर्शित, उनको जब हम दर्शाते हैं तो कौन कौन सा जो यांत्रिक जो नियम है वो लगता है, वो हमें विश्लेषण करता है। लेकिन यह केवल यहीं तक सीमित ना होकर यह विश्लेषण का निष्कर्ष भी निकालता है, ठीक है। विश्लेषण का जो निष्कर्ष वो भी निकालता है गामा कौशल किस प्रकार हो रहा है तथा उसमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं, जैसे चलने में, दौड़ने में, कूदने में, फेंकने में आदि, ठीक है। ये सब हमारा किस में आता है, गामा कौशल का विश्लेषण। अगला जो हमारा पॉइंट वो ये है कि खेल प्रदर्शन में सुधार, ठीक है। खेल में उच्च प्रदर्शन कई कारकों पर निर्भर करते हैं। यानी हमें खेल में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसके बहुत सारे कारक निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे शारीरिक क्षमता, व्यक्ति सक्षम होगा तो खेल में अच्छा खेलेगा, अच्छा खेलेगा तो उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, प्रदर्शन अच्छा रहेगा तो वो विजेता भी बनेगा। गामक क्षमता, व्यक्ति की जो गामक क्षमता वो अच्छी रहेगी तो, ठीक है, यानी कि व्यक्ति की जो गामक क्षमता है वो अगर अच्छी रहेगी तो व्यक्ति अच्छा खेलेगा। तकनीक ज्ञान का उपयुक्त ज्ञान, यानी तकनीक की जो ज्ञान होता है उसका उपयुक्त ज्ञान होगा। मनोवैज्ञानिक कारक, योजनाबद्ध ट्रेनिंग इत्यादि, ठीक है। लेकिन खिलाड़ी को प्रदर्शन प्राप्ति के लिए केवल इतने कारक ही नहीं चाहिए बल्कि कुछ और कारक हैं जो खेल प्रदर्शन में सुधार लाते हैं, ठीक है। कुछ और कारक भी जो हमारे खेल प्रदर्शन को सुधार लाते हैं। इनमें एक कारक यांत्रिक विज्ञान भी है जो खेल प्रदर्शन में सुधार लाता है। यदि खेल के दौरान खिलाड़ी सही प्रकार से जैव यांत्रिकी विज्ञान के नियम व सिद्धांतों का अनुसरण करता है तो इस स्थिति में निश्चित रूप से खिलाड़ी प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों को यांत्रिक सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक आता है गति विज्ञान। इसको समझते हैं। देखो, गति विज्ञान यांत्रिक सिद्धांतों की वह शाखा है जिसमें हम शरीर की गति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पढ़ने का तरीका क्या है। विज्ञान का मतलब किसी चीज का अध्ययन, और गति यानी वैसा विज्ञान जिसमें हम गति के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। शरीर कौन सी स्थिति में कितनी हलचल कौन सी गति से करता है तथा स्थिर कैसे रहता है, यानी जो हमारा शरीर है वो कितनी हलचल में कौन सी गति करता है और तथा स्थिर कैसे रहता है, हमारा जो शरीर है वो स्थिर कैसे रहता है, इसकी जानकारी गति विज्ञान से हमारी होती है। गति के बारे में हमें गति विज्ञान संबंधी शास्त्र से पता चलता है, यानी जो हमारा गति है उसके बारे में हमें गति संबंधी शास्त्र से पता चलता है। जब शरीर के घूमने की हलचल एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है तब इसकी गति करने की क्रिया तथा गति की दूरी प्राथमिक तथा अंतिम स्थिति के बीच समानांतर अंश होता है। यदि उस दूरी को शरीर की स्थिति में मापा जाए, गति विज्ञान में गति संबंधी सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी गति विज्ञान जो है उसमें हम क्या करते हैं, गति संबंधी जितने भी अध्ययन है वो हम गति विज्ञान में करते हैं। अब अगला हमारा आता है टॉपिक गति के प्रकार। यानी जो हमारा गति है वो कितने प्रकार का होता है वो आप समझो। पहला हमारा होता है फ्लेरेक्शन, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा अबडक्शन और अगला हमारा होता है रेट्रैक्शन, ठीक है। पहला हमारा फ्लेरेक्शन, ये क्या है, देखो अंकुचंद्र से तात्पर्य, इसको हम अंकुचंद्र भी कह देते हैं, से तात्पर्य जोड़ों के बीच के कोण को कम करना है। उदाहरण के लिए कोहनी फ्लेरेक्शन और एक्सटेंशन करते समय, ठीक है। देखो यहाँ पे हम फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखो फ्लेरेक्शन किस प्रकार से होती है, ठीक है, यानी जो हमारा जोड़ों के बीच के जो कोण होता है उसको कम करने के लिए ये हमारा होता है फ्लेरेक्शन। अगला होता है हमारा एक्सटेंशन, विस्तारणपुर, इसका नाम है हमारा विस्तारण नाम है, से तात्पर्य जोड़ों के बीच के कोण की वृद्धि करना। आप यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जोड़ों की जो बीच की वृद्धि उसको कम करते हैं, यहाँ पे इसकी जो जोड़ों के बीच की जो कोण है उसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे इसके कोण को घटाते हैं, इसको बढ़ाते हैं। अधिकतम विस्तार 180 डिग्री तक संभव, ठीक है। ये देखो आप एक्सटेंशन, बहुत ही अधिकतम विस्तार करते हैं, देखिए जितना मनुष्य सह सके। अगला हमारा उदाहरण के लिए कोहनी विस्तारपूर्ण एक्सटेंशन करते समय ऊपर आने की अवस्था, ठीक है। जो हमारा कोहनी विस्तारपूर्ण एक्सटेंशन करते समय जो हमारा शरीर, ठीक है, आप यहाँ पे समझो, आपने ऊपर क्या समझा, जो कोण होते हैं उसको कम करते हैं और इसमें कोण को बढ़ाते हैं। उदाहरण क्या था कि कोहनी विस्तारपूर्ण और एक्सटेंशन करते समय ऊपर आने की अवस्था, ठीक है। अगला हमारा है अबडक्शन, या इसको हम अपवर्तन भी कहते हैं। का तात्पर्य शरीर के अंगों का मध्य रेखा से दूर जाना है, ठीक है, मध्य रेखा जो शरीर का उससे दूर जाना है, ठीक है।
अगला हमारा आता है एडक्शन यानी अभिवर्तन का तात्पर्य शरीर के अंगों का मध्य रेखा की ओर या निकट आना होता है। ठीक है। अगला हमारा यांत्रिक सिद्धांतों का विश्लेषण। यांत्रिक सिद्धांतों के विश्लेषण का अर्थ है क्रीड़ा क्षेत्र में खेल की स्थिति में मानव हलचलों के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। इसका उद्देश्य है कम से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता होना। ठीक है। आजकल ऊर्जा को काफी महत्व दिया जा रहा है। मानव में यह प्रवृत्ति की कम से कम खर्चा करके अधिक से अधिक लाभ किया जा सके। उच्च स्तर की स्पर्धाओं में आज खिलाड़ियों की श्रेष्ठ प्रदर्शन करके नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कौशलों के विकास हेतु दिन प्रतिदिन नए अनुसंधान हो रहे हैं। यांत्रिक सिद्धांतों का वर्णन अथवा विश्लेषण निम्न प्रकार से भी किया जा सकता है। ठीक है। पहला हमारा है वैज्ञानिक आधारों पर विश्लेषण। दूसरा हमारा है योग्य हलचलों की विधियों का। पहला हमारा क्या है वैज्ञानिक आधारों पर विश्लेषण। दूसरा हमारा क्या है योग्य हलचलों की विधियों का चुनाव। अगला हमारा जो है नई तकनीकों का विकास। अगला हमारा नई पद्धतियों का विकास। अगला हमारा खेल के कौशलों का अनुसंधान। और अगला जो हमारा स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को तैयार करते समय विश्लेषण। ठीक है। अगला हमारा क्या पॉइंट है खेलों में चोटों से सुरक्षा। अगला हमारा स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों को तैयार करते समय विश्लेषण। और अगला हमारा खिलाड़ियों के हित के लिए विश्लेषण। अगला हमारा टॉपिक आता है पेशीय गति विज्ञान तथा जैव यांत्रिकी विज्ञान व शारीरिक शिक्षा एवं खेल में इसका महत्व क्या। हमारा जो पेशीय गति विज्ञान है और जो हमारा जैव यांत्रिकी विज्ञान है इसका शारीरिक शिक्षा और खेल में क्या महत्व है। तो देखो पेशीय गति विज्ञान का शारीरिक शिक्षा एवं खेल में महत्व। शारीरिक शिक्षा से तात्पर्य शरीर से जुड़ी गतिविधियों के अध्ययन से है। यानी शरीर से जुड़ी जितनी भी गतिविधि होती है उसको अध्ययन को हम कहते हैं शारीरिक शिक्षा। और वही दूसरी तरफ प्राणी गतिकी विज्ञान से तात्पर्य मानव शरीर से संबंधित गतिविधियों के वैज्ञानिक अध्ययन से है। प्राणी गतिकी विज्ञान शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। खेलों में उच्च प्रदर्शन के लिए गतिकी विज्ञान के सहयोग से शारीरिक गतिविधियों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा और खेलों में विज्ञान इतना अधिक हावी हो चुका है कि इसके बिना उच्च प्रदर्शन की कल्पना करना असंभव है। यानी कि यदि हमें इन सब चीज़ों के बारे में गति विज्ञान जैव यांत्रिकी विज्ञान इन सभी चीज़ों के बारे में यदि हमें जानकारी नहीं होगी तो हम अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देखो शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में इस विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। इसका महत्व क्या क्या वो देखते हैं। पहला महत्व है हमारा गति विज्ञान के यांत्रिकी नियम से मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो गति विज्ञान के जो हमारे यांत्रिक नियम है उससे मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। और इससे ये पता लगाते हैं कि किस गति के लिए किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इससे हमें यह भी पता पड़ता है कि गुरुत्व केंद्र और शक्ति किस प्रकार का प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। दूसरा जो हमारा महत्व है गति प्रणाली का प्रयोग कर इस बात का पता लगाया जाता है कि एक खिलाड़ी कब शक्ति में कम से कम, देखो ये जो खिलाड़ी है हमारा, एक खिलाड़ी कम शक्ति से अधिक कार्य किस प्रकार कर सकता है और अपने कार्य क्षेत्र में कैसे निपुणता हो सकता है। अगला हमारा है इस विज्ञान द्वारा गति क्रियाओं का ज्ञान होता है जो कि मनुष्य की इच्छाओं व शक्तियों और क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है। यानी जो मनुष्य की जो इच्छा है जो क्षमता है उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार मनुष्य को खेल खिलाना चाहिए। अगला हमारा इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि मांसपेशियों की उत्तेजना कैसे आती है और शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। इसका परस्पर समायोजन अपना प्रदर्शन अच्छे प्रकार से कर सकता है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है खेलों के उपकरण की रूपरेखा में सुधार। जो खेल के उपकरण है उसकी रूपरेखा में सुधार किया जाता है। प्रारंभ में खेल उपकरण किसी निश्चित रूप से तैयार किए जाते थे जो फेडरेशन के नियम के अनुसार ही होते थे, लेकिन इस रूपरेखा का मूल्यांकन खेल में उपयोग होने के बाद ही पता चलता है। एक तथ्य के आधार पर इसको स्पष्ट किया जाता है कि भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भारी बल्ले से खेलते थे, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि बाद में पता चला कि सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हो गया है। टेनिस एल्बो नाम की बीमारी हो गई है। अब जबकि इसका बुरा परिणाम देखने लगा, तब बहुत से बल्लेबाजों ने भारी बल्ले से
खेल कम कर दिया। इसके अलावा क्रिकेट में दो प्रकार के बल्ले का प्रयोग होता है। पहला भारी वजन का जिसका हैंडल छोटा होता है, अथवा क्रिकेटर अपनी ग्रिप छोटी रखकर हैंडल को की लंबाई कम करता है। अगला हमारा दूसरा बल्ला होता है, दूसरे प्रकार के बल्ले होता है हत्थे। ठीक है, दूसरे प्रकार के बल्ले के हत्थे अधिक लंबाई और वजन में कम होते हैं, उसकी लंबाई अधिक होती है लेकिन वजन में कम होते हैं। बल्ले के संबंध में इस प्रकार की तकनीक बल्ले की तेजी से गति प्रदान करती है। इससे उत्तोलक का सिद्ध कार्य करता है। आपने यहाँ क्या समझा कि जो पहले के उपकरण होते थे वो एक फिक्स होते थे। ठीक है, तो पहले जो सचिन तेंदुलकर थे वो किससे खेलते थे? भारी बल्ले से खेलते थे। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि देखो, इसका जो परिणाम क्या हुआ था, इसका परिणाम यह हुआ, यह बाद में पता चला कि सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हो गया। ठीक है, यानी कि बाद में पता चला कि खिलाड़ियों को, बाद में जो लोग थे उनको पता चला कि सचिन तेंदुलकर को क्या हो गया? टेनिस एल्बो हो गया। अब देखो हमारा अगला पॉइंट है शारीरिक ऊर्जा की बचत में। ठीक है, तो देखो जैव यांत्रिकी तथा इसके सिद्धांतों का ज्ञान खिलाड़ियों में यह समझ पैदा करता है कि शरीर में व्याप्त ऊर्जा को किस प्रकार किया जाए, ठीक है, किस प्रकार से खर्च किया जाए कि शरीर से अधिक ऊर्जा बच जाए और ज़्यादा काम भी हो सके, जिसके फलस्वरूप थकान देर से हो और अपनी गतिविधि को लंबे समय तक बनाए रखा जाए। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहो तो कम ऊर्जा खपत कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कम से कम ऊर्जा में हम अधिक से अधिक कार्य कर सके। इस सिद्धांत से खिलाड़ी कम ऊर्जा लगाकर कम तनाव में आकर्षक एवं अच्छी गतिविधि को प्रदर्शित करता है। उदाहरणतः किसी निश्चित से दीवार के विशेष बिंदु पर बॉल को फेंकना है। इस स्थिति में खिलाड़ी साधारण तरीके से दीवार पर बॉल नहीं फेंक सकता। यदि इसमें दूरी बढ़ा दी जाए तब इस स्थिति में अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर हम ज़्यादा दूर से बॉल को फेंकेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और कम दूर से फेंकेंगे तो हमें बहुत ही कम बल लगाना पड़ेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है खेल में विशेष तकनीक का सुधार। जैव यांत्रिकी के ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार के खेल में उपयोग में आने वाले कौशल की तकनीकों का मूल्यांकन कर तकनीक में क्या कमी है इसका पता वैज्ञानिकों दृष्टिकोण से लगाया जाता है। और यहाँ जान लेना आवश्यक है कि देखो, पहले जो वैज्ञानिक है वो पता लगाते हैं कि खेल की तकनीक में क्या कमी है, फिर उसका सुधार करते हैं। और यहाँ जान लेना आवश्यक है कि के शहर एथेंस 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इसमें 100 मीटर की दौड़ खड़े ही आरंभ किए गए थे, लेकिन जैव यांत्रिकी के नियम का ज्ञान हो जाने से 100 मीटर की दौड़ क्राउच पोजीशन यानी झुककर आरंभ करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की दौड़ है जिसमें खिलाड़ी क्राउच पोजीशन से प्रारंभ करता है। यानी क्राउच पोजीशन का मतलब होता है झुककर, यानी जो खिलाड़ी वो झुककर खेल को, यानी जो दौड़ होता है वो खिलाड़ी झुककर प्रारंभ करता है, चाहे वह मध्यम प्रारंभ हो, गोली प्रारंभ हो अथवा गुच्छ प्रारंभ हो। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है खेलों के सुरक्षा उपकरणों का निर्माण। ठीक है, यानी जो खिलाड़ी है, देखो, सुरक्षा उपकरणों का सबसे प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि खेल के दौरान चोट ना लग जाए। ठीक है, चोट जहां एक और खिलाड़ी प्रदर्शन पर बुरा प्रभाव डालती है, वहीं दूसरी ओर खिलाड़ी को लंबी अवधि तक खेल से दूर रखती है। यदि मान लो किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए तो बहुत दिन तो वो खेल नहीं सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए खेल जैव यांत्रिकी से जुड़े वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरणों का निर्माण किया है। जैसे फुटबॉल के लिए स्टिंग गार्ड, विशेष प्रकार के जूते, एंकलेट, नी कैप, क्रिकेट के लिए पैड, एल्बो गार्ड, थाई गार्ड, एमोडक्शन हेलमेट या अन्य जैव यांत्रिकी की सहायता से खेल संबंधित सुरक्षा उपकरण विकसित किए जा सकते हैं, जिससे खेल में चोट लगने से बचा जा सकता है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो खेल है उसमें चोट लगने से किस प्रकार बच सकते हैं। ठीक है, हमने विशेष प्रकार के जो जूते हैं उनका प्रारंभ किया, एंकलेट का प्रारंभ किया, मतलब जो भी सुरक्षा के उपकरण है उसका प्रारंभ किया। अगला हमारा आता है खेल की चोटों से रोकथाम। खेल के दौरान चोट ना लगने
ना लगे इसके लिए आवश्यक है कि खेल प्रशिक्षक, देखो यानी जो हमारा खेल है, देखो खेल के दौरान चोट ना लगे, इसके लिए यह आवश्यक है कि खेल प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक, खिलाड़ी इत्यादि को खेल जैव यांत्रिकी का स्पष्ट ज्ञान हो। ठीक है, यानी जो खिलाड़ी है, जो टीचर है, उनको ज्ञान होना चाहिए कि जैव यांत्रिकी क्या है और किसके हम कैसे खेलें, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी कि हमें चोट ना लगे। खेल जैव यांत्रिकी के सिद्धांत जो कि तथ्यों पर आधारित होता है, वह हमें बतलाता है कि किस स्थिति में किस प्रकार के सिद्धांत खेल के कौशल करते समय लगाए जाएं, जिससे खेलों के दौरान चोट लगने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, उदाहरणतः क्रिकेट में जब हम हाई कैच लेने की कोशिश करते हैं तो अपने हाथों को सीने की दिशा में खींचते हैं। इस परिस्थिति में यह सिद्धांत कार्य करता है कि खिलाड़ी कैच लेने की प्रक्रिया के द्वारा दूरी को अधिक ले जाना चाहता है, जिससे वस्तु का हाथ लगाया गया बल कम हो जाए और हथेली पर कम बल लगे, जिससे चोट लगने की संभावना एकदम कम हो जाए। ठीक उसी प्रकार भी कूद में खिलाड़ी पंजों पर झुकता है, इसके बाद घुटनों तथा कूल्हों को झुकाता है और अंत में कमर को भी आगे की दिशा में झुकाता है। इससे चोट लगने की संभावना एकदम कम हो जाती है। अब देखो जैव यांत्रिकी का अर्थ और महत्व, ठीक है, अब ये सब समझते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार और समझ लेते हैं क्या होता है। देखो जैव यांत्रिकी का अर्थ, देखो जीव और यांत्रिक, यानी देखो जीव का अर्थ है जीवित प्राणी और यांत्रिक भौतिक शाखा है। यांत्रिक जो हमारा भौतिक शाखा है, जो शरीर या गतिशील स्थिति में शरीर पर कार्य करने वाले से संबंधित है। ठीक है, मानव शरीर या उसके किसी भी भाग पर आंतरिक बाहरी बलों का शरीर गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन को जैव यांत्रिकी कहते हैं। यानी जीव जो है हमारा, जीव का एक यंत्र के रूप में अध्ययन करना ही जैव यांत्रिकी कहलाता है। और देखो जो जैव यांत्रिकी है, इसका महत्व क्या क्या वो समझते हैं। पहला हमारा महत्व है कि मानव गति के यांत्रिक लाभ और हानि की बेहतर समझ के लिए। दूसरा हमारा जो महत्व है, खेल प्रदर्शन के मापन और मूल्यांकन में सहायता मिलती है। अगला जो हमारा महत्व है, खेल के लिए खिलाड़ियों के चयन में मदद करता है। ठीक है, जो खेल होते हैं उसमें खिलाड़ियों के चयन में मदद करता है। अगला हमारा पॉइंट है, नए तकनीकों का चयन एवं उनका विकास तथा पुरानी में सुधार, जो पुरानी तकनीक में सुधार होता है। अगला हमारा आधुनिक उपकरणों के चयन और के विकास में मदद करता है। अगला हमारा पॉइंट है, मुद्रा की विकृति के लिए सुधारात्मक मुद्रा में मदद करता है। अगला हमारा पॉइंट है, नई प्रशिक्षण वीडियो को बनाने में। ठीक है, जो नए प्रशिक्षण वीडियो को बनाने में भी जैव यांत्रिकी का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगला हमारा पॉइंट है, पुनः शक्ति प्राप्त करने तेजी। ठीक है, जो पुनः शक्ति प्राप्ति प्रक्रिया को तेज बनाने में। अगला हमारा पॉइंट है, खेल की चोटों की रोकथाम, संरक्षण, पुनर्वास में मदद करता है। अगला हमारा पॉइंट है, क्रियाओं के उचित संचालन में सहायक और अधिक। ठीक है, अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो ये है कि अक्ष, यानी जो अक्ष है वो क्या समझते हैं। देखो अक्ष ऐसी काल्पनिक रेखा या बिंदु है जिस पर कोई गतिविधि संपन्न होती है। ये क्या है? अक्ष एक काल्पनिक रेखा या बिंदु है जिस पर कोई भी हमारी गतिविधि संपन्न होती है। अक्ष कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला फ्रंटल, दूसरा सोजिटल और तीसरा वर्टिकल। पहला हमारा फ्रंटल, दूसरा सोजिटल और तीसरा वर्टिकल अक्ष। पहला हमारा फ्रंटल अक्ष, ये क्या होता है हम समझते हैं। ठीक है, फ्रंटल अक्ष, इसके अंतर्गत गति क्षैतिज दिशा में दाएं से बाएं ओर होती है। जो हमारी गति होती है वो हमारी दाएं से बाएं ओर लगती है। और सोजिटल में इसके अंतर्गत गति क्षैतिज दिशा में आगे से पीछे की ओर, गति जो हमारे आगे से पीछे की ओर लगती है। अगला हमारा वर्टिकल अक्ष, इसके अंतर्गत गति गुरुत्व केंद्र के लंबवत होती है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है सतह। देखो काल्पनिक लंबाई व चौड़ाई वाला क्षेत्र जिस पर होने वाले परिवर्तनों के कारण शरीर या कोई वस्तु गतिमान होती है वो हमारा सतह कहलाता है। अब हमारा समतल सतह जो हमारा उसके क्या प्रकार है। ठीक है, एंट्रियोपोजिशन सतह, यह शरीर से होकर गुजरने वाली लंबवत सतह होती है। यानी जो हमारी सतह है वो शरीर से होकर गुजरने वाली लंबवत सतह होती है जो आगे से पीछे की ओर समकोण पर बांटते हुए दाएं भाग और बाएं भाग को बराबर बांटती है। अगला हमारा फ्रंट लेटरल सतह, ये क्या देखो, यह शरीर से होकर गुजरने वाली लंबवत सतह होती है जो बाएं से दाएं ओर होकर गुजरती है। ठीक है, अगला हमारा आता है हॉरिजॉन्टल सतह, क्षैतिज सतह को ऊपरी और निम्न अर्ध में विभाजित करता है। अगला हमारा आता है डायगोनल या ऑर्बिक सतह,
यह एक से अधिक सतह का मिश्रण है, खेलों में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो ये था हमारा क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 8वां। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।